एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके बाद जो भी क्लास होगी मैं इसका जो सारी वीडियोस जो है वो अटैच कर दूंगी एक ही प्लेलिस्ट में, तो आप आराम से देख सकते हो। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी बुक में बेसिकली बताया क्या गया है। इस पूरी की पूरी बुक में ना बेसिकली जैसे कि जब भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हो चुका था उसके बाद उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी और फिर क्या क्या हुआ, उसने अपना विकास किस प्रकार किया, भारत के जो विदेश संबंध किस प्रकार थे और भारत पे किस प्रकार से जो दल थे और भारत में लोकतांत्रिक तरीका कैसे चलाया गया। विविधताओं से भरा पड़ा देश है जो वो एक साथ एकजुट किस प्रकार रहा और लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या थी और कौन कौन से नए बदलाव जो थे भारत में आए थे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये तो पता होगा कि भारत जब आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में वो आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त को भारत जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है। परंतु भारत आजाद हुआ परंतु उसके विभाजन भी हो गए, जिसका दुख जो था गांधी जी को बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको आखिर में जाके देश का बंटवारा करना ही पड़ गया। तो हम अब स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। आजादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी। अब जब भारत आजाद होने ही वाला था तो पहले ही सबने सोच लिया था कि जो व्यवस्था होगी आजादी के बाद वो लोकतांत्रिक होगी, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सबको अधिकार दिए जाएंगे, ये पहले ही तय कर लिया गया था। और दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी बात थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार किसी एक तबके के लिए काम नहीं करेगी। सरकार सबका ख्याल रखेगी और गरीबों और कमजोरों का, अल्पसंख्यकों का खास ख्याल रखा जाएगा। यह सब कुछ, इन सब बातों पर सबकी सहमति थी। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी? बात है एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधने से अभिप्राय है कि को ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की विविधताओं के लिए जगह हो। अब भारत इतना बड़ा एक महादेश के बराबर देश और इतनी विविधता उसके अंदर, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग मान्यता संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उसको एक साथ जुटा के रखना बहुत ही बड़ी चुनौती थी एक। और बहुत लोग उस समय बोल रहे थे कि अपनी विविधताओं के साथ भारत जो है वो ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह पाएगा। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। अब लोकतंत्र कायम करना था भारत को, क्योंकि भारत जब गुलाम था तब उनको लोकतंत्र की जो कीमत थी वो पता चल चुकी थी। तो भारत में आप सबको ही पता होगा कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे नागरिकों को, ताकि किसी को भी लोकतंत्र की कमी ना लगे। और भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। तीसरी चुनौती थी पूरे समाज का भला करना और ना ही कुछ तबकों का, पूरे समाज का भला करना, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? अब जो मुस्लिम लोग थे तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि अगर हम इस भारत में रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, इसलिए हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने इस मांग को लेकर और ताकि मुस्लिम समाज का जो है वो भेदभाव ना हो सके, कुछ गलत ना हो सके, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया। और मुस्लिम लीग में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की गई। उन्होंने बोला कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत भारत, मतलब कि इंडिया, जिसे पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत इंडिया 2 कौमों का देश था, हिंदू और मुसलमान, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को जारी किया गया। और ये मांग को जारी करते हुए उन लोगों ने, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उन्होंने संविधान जो था वो उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, ये कह के कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हमें इसमें भाग नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है? अब इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि रजवाड़े
क्या थे? अब जो ब्रिटिश भारत था ना, उसको 2 टुकड़ों में बाँटा गया था। एक था देसी रजवाड़े, दूसरा था भारतीय प्रांत। जो भारतीय प्रांत था उसमें ब्रिटिश ब्रिटिश का सीधा शासन हुआ करता था, और जो देसी रजवाड़े थे उन पे राजा का शासन हुआ करता था, और राजों पर ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था। और जो राजा था वो ब्रिटिश सरकार के बताए हुए कार्यों के हिसाब से ही वो कार्य करता था, अपने जो उसको रजवाड़े मिले हुए थे। और जो रजवाड़े थे वो टोटल 565 रजवाड़े थे। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र था। अब जब भारत आजाद हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो रजवाड़े हैं वो भी आजाद हो जाएंगे, और रजवाड़ों का अपना फैसला चुनने की आजादी है कि वो भारत में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर वो आजाद रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे रजवाड़े जो थे उन्होंने अपने मन में बना लिया था कि हमें तो आजाद रहना है, या हमें भारत में रहना है, या हमें पाकिस्तान में रहना है। तो भारत ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था, जिसके तहत जो रजवाड़े भारत के अंदर विलय हो रहा था जिनका, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके उन्होंने भारत के अंदर विलय करा लिया। भारत के विभाजन के प्रमुख कारण: अंग्रेजों के फ्यूडालों शासन करो की नीति के कारण। अंग्रेज जो थे, अब उन्हें समझ आ चुका था कि अब तो हमें भारत से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब लोग हमारे बात वैसे नहीं मानने वाले, अब वो गुलाम नहीं रहने वाले हमारे जैसे कि वो पहले से रहते हुए आया। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही क्यों जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना है ताकि जो भारत है वो टिक ही ना पाए बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें समझ आया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान नाम के जो दो धर्म है वो बहुत ही ज्यादा आबादी है उनकी। तो उन्होंने क्या करा कि भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को भी भड़काया, उन्होंने मुसलमानों को भी भड़काया, और मुसलमानों को भड़का के उन्होंने उन्होंने ये वो करा दिया कि उन्हें अपना एक अलग देश चाहिए। तो इस वजह से जो पाकिस्तान था फिर विभाजन होना ही पड़ा आखिरकार। मुस्लिम लीग की मांग के कारण, पाकिस्तान निर्माण की मांग के कारण, हिंदू मुस्लिम संघर्ष के कारण, यही सब कारण से जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे मेन कारण जो था वो यही था कि जो विभाजन है वो तो धर्म के नाम पर ही हुआ था। विभाजन के दौरान कौन सी समस्या आई थी? मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। अब जब सोच लिया कि विभाजन करेंगे तो उन्होंने सोचा कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां का इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर दे दिया जाएगा। परंतु अब क्या हुआ कि बस 2 ही इलाके ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, एक था पंजाब के अंदर और एक था बंगाल के अंदर। अब क्या हुआ कि दोनों इलाकों को एक साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता लाकर, और ये इलाके बहुत दूर दूर भी थे। तो आखिर में यही फैसला लिया गया कि जो पंजाब है और बंगाल है, उन दोनों में अलग अलग पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। और दोन और इस प्रकार से पाकिस्तान को, इन दोनों को बना दिया गया। विभाजन के क्या परिणाम हुए? विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब जब एकदम से बात निकल के आई कि विभाजन हो चुका है और ये इलाके भारत के अंदर है और ये इलाके पाकिस्तान के अंदर है, तो बड़ी आबादी जो थी वो इधर से उधर जाने के लिए मजबूर हुई। आबादी का यह स्थानांतरण जो था वो एकदम अनियोजित त्रासदी से भरा हुआ था, और जो इतना बड़ा इतिहास है उसमें सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पे एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा, और जो आबादी थी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। औरतों को अगवा किया गया, उनसे जबरदस्ती उनका अपहरण किया गया, और उनसे जबरन शादी कराई, और उनको धर्म मानने के लिए भी मजबूर किया गया। और कई मामलों में तो ये भी हुआ कि खुद के परिवार की लोगों की ने अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला, और बहुत से बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। और भारत के जो लेखक कवि वगैरह थे, भारत पाकिस्तान के लेखक कवि फिल्म निर्माता थे, उन्होंने अपने उपन्यास, कविता, फिल्म में मारपीट का जिक्र किया। टेबल कुर्सी टाइपराइटर तक का बंटवारा हुआ। 80 लाख जो लोग थे उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और उन्हें उन्हें शरणार्थी शिविरों में भी रहना पड़ा। भारत के विभाजन के परिणाम: जनसंख्या का स्थानांतरण, अल्पसंख्यकों की समस्या, महिलाओं को शोषण, संपत्ति का बंटवारा, मजबूरन शरणार्थी बनना पड़ा। शादी के बाद लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए?
आजादी के बाद लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसमें सबसे पहला कदम था कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान प्रणाली को अपनाया। सरकार ने यह अपना दिया था कि जो भी 21 वर्ष से ऊपर होगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, वो सब मतदान जो थे वो डाल सकते थे। बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया और भारत में यह अपनाया गया कि बहुदलीय शासन प्रणाली होगी। इसमें किसी भी एक दल का प्रभुत्व नहीं होगा और बहुत सारी जो पार्टियां थी वो बन सकती थी। बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन सन 1920 में हुआ था और इसके बाद कांग्रेस ने मान लिया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन था वो भाषा के आधार पे होगा। अब हुआ ये था कि अब ये सब समस्या से जब निकले ही थे ताकि हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए, अपनी भाषा के आधार पे एक अलग राज्य चाहिए। तो पहले ये सोचा गया कि बना देंगे, परंतु बाद में ये देखने को मिला कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि इससे जो भारत है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। परंतु बहुत ही ज्यादा ज्यादा आंदोलन होने लगे और फिर उसके बाद एक आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो मांग थी तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके बनाने के लिए, तो तेलुगु भाषी को इलाके को अलग करके नया एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश 1952 में। और ये जब सबसे पहला बना राज्य था आंध्र प्रदेश जो था वो 1952 में सबसे पहला भाषा के आधार पे बना एक राज्य था। उसके बाद जैसे ही ये राज्य बनाया गया उसके बाद इतने बड़े बड़े आंदोलन होने लगे, इसलिए राज्य जो थे वो अलग अलग टुकड़े हो गए। जैसे कि असम जो था वो पहले एक ही था, उसके जो अगल बगल राज्य हैं मणिपुर, मेघालय, ये सब एक ही साथ थे, पूरे असम में थे, परंतु उनको भी अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया भाषा के आधार पे, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे ऊपर दूसरे जो है वो अपनी भाषा थोपने के लिए हमारे ऊपर भाषा जो है वो अपनी थोप रहे हैं। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? अब फिर राज्यों का पुनर्गठन जो था वो भाषा के आधार पे ही हुआ आखिरकार। पहले तो जब औपनिवेशिक शासन चला था, मतलब कि जब ब्रिटिश का शासन था, तब सीमाएं जो थी वो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज के पे तय की गई थी। इसमें यह था कि जब ब्रिटिश सरकार जितने भी क्षेत्र जीत लेती थी तो वो क्षेत्र जो था वो एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितने इलाके थे, और इसी प्रकार से छोटे छोटे इतने सारे रजवाड़े बने हुए थे। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद लोग चाह रहे थे कि हमारा भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए, जिसकी वजह से और ज्यादा टुकड़े करने पड़े। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब और क्यों हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो 1953 में बनाया गया था, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो जो आयोग है उसका काम था कि राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोलने जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ? अब ये जो रियासत का विलय था, ये जो रियासतें थी, जो अभी बताया था मैंने, रजवाड़े, उन्हें ही कहा गया है। तो रजवाड़े तो बहुत सारे थे, 565, परंतु जो 4 रजवाड़े थे उनमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई थी, जिसके बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया। और जो कश्मीर वाला पार्ट है वो लास्ट 7 चैप्टर जो है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो चैप्टर है उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है, और थोड़ा सा पंजाब का भी है उसके अंदर, और बाकी
हैदराबाद का हो गया। तो अभी हैदराबाद का जो रिसायत था उसका विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद के राज्य को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद की जो रिसायत थी वो बहुत बड़ी थी और यह रिसायत चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी और इसके जो कुछ हिस्से जो थे वो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में बसे हुए हैं। हैदराबाद का जो शासक था उसे निजाम कहा जाता था। वह सब दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था उसका नाम। और निजाम चाहता था कि हैदराबाद की जो रिसायत है उसे आजाद रिसायत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। हैदराबाद अब जब जो हैदराबाद में तेलंगाना इलाके के जो किसान थे वो निजाम के शासन से बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने आंदोलन किए और जो महिलाएं थी वो निजाम के शासन का सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इन आंदोलन में जो था भाग लिया था। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। बात क्या हुआ कि लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और फिर निजाम ने क्या किया कि लोगों के खिलाफ अपनी जो एक अर्ध सैनिक बल थी उसको रवाना करा, जिसे रजाकर कहा जाता है। जो रजाकर थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे और ये अपना खास तौर से जो निशाना था वो गैर मुसलमानों को बनाते थे। अब परंतु आखिर में यही होता है कि निजाम को हार माननी पड़ती है और इसके बाद जो हैदराबाद है वो उसका भारत में विलय हो जाता है। मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ। मणिपुर के राजा बोचम सिंह ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसलिए बदले में उसकी सत्ता बरकरार रखने के आश्वासन दिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया गया। भारत का जो पहला राज्य था मणिपुर, उसमें 1948 के जून में किया गया था और पूरे भारत में जो था वो 1951-52 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था उसके चुनाव हुए थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन मणिपुर की जनता नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वह जनता इससे खुश नहीं है। तो अभी हमारा चैप्टर तो यहीं तक था और बाकी बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हैं, तो मैं आपकी उस पर अलग वीडियो बना दूंगी। बाकी जो मेन टॉपिक था वो इसके अंदर है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। एंड बाकी हम सेकंड चैप्टर जो है वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं सेकंड चैप्टर भी प्रोवाइड कर दूंगी जब भी हो सकेगा। एंड ऐसे ही और लाइक कर देना अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है। एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको जो अलग अलग और चैप्टर्स की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे और ये जो सब कुछ है वो, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको एक अलग से चैप्टर में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जाते जाते एक लाइक जरूर मार देना।